are used while writing a poem to make it more attractive and more beautiful. ज़्यादा पोम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे सुनने में, बहुत ही सुंदर लगे, इसके लिए हम जो पोएट्स होते हैं वो अपनी पोम्स में लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है इमेजरी, जिसका ये बहुत यूज़ करते हैं अपनी पोम्स में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन है और अमेरिकन इन्होंने बहुत अपने अपने अमेरिका के कल्चर को दिखाया है और अपनी लाइफ को भी दिखाया है। सो लेट्स बिगिन विद द पोम। यहाँ पर जो पोम है इसमें जो स्पीकर है वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, और हॉर्स राइडिंग करता हुआ यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम्स में आपको रूरल जो है पिक्चर्स क्यों मिल जाएंगी, रूरल एरियाज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है ही इज़ राइडिंग अ हॉर्स इन अ रूरल एरिया, इन अ विलेज एरिया, एंड वाइल ही इज़ पासिंग बाय उसको एक एरिया नज़र आता है जो ऑब्वियसली उसका नहीं है, वो किसी और का है, किसी और की प्रॉपर्टी है, और अचानक ही वो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखकर रुकने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल होता है, वो नज़ारा इतना अच्छा सुंदर होता है कि वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर रुककर इस ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को देख लूँ, निहार लूँ और अपनी आँखों में भर लूँ। लेट्स बिगिन। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up the with snow. यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये एरिया जो प्रॉपर्टी है, ये वुड्स जो हैं, ये किसकी है? आई थिंक मैं जानता हूँ ये किसकी है, इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। आई थिंक आई नो दैट पर्सन। एंड जो स्पीकर है वो जानता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर घुस गया बिना उसकी परमिशन के। लेकिन वो ये भी जानता है कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर आया भी था। सो ही विल नॉट कम टू नो दैट आई केम हियर। क्यों? और वो जो बंदा है जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो पास ही के गांव में रहता है, मतलब कि स्पीकर उसका घर भी जानता है, लेकिन उसको पता है कि उसको नहीं पता चलेगा कि यहाँ मैं स्नोफॉल देखने के लिए रुका था। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. आप अगर हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड को नोटिस करेंगे तो आपको इस पोम की राइमिंग स्कीम भी पता चल जाएगी, विच इज़ वेरी सिंपल। बहुत ही शॉर्ट स्वीट सी पोम है, और उसके जो लास्ट के लेटर वर्ड्स हैं उनकी आप देखिए उनमें राइम्स बन रही हैं। फर्स्ट सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन दे आर राइमिंग टुगेदर। सो माई लिटिल हॉर्स मतलब कि जिस घोड़े, मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि ये कितनी अजीब सी बात है। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब। सो ही उसको भी लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, फिर मेरा मालिक क्यों रुक गया यहाँ पर, यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है, फिर इसे जंगल में क्यों रुक गया अचानक से। और यहाँ पे तो बस एक जंगल है, एक फ्रोजन लेक है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, ठंड पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है, तो डेफिनेटली ठंड हो रही है, और जो लेक का पानी है वो भी फ्रीज कर चुका है, वो भी जम चुका है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रोजन लेक। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मतलब शाम का टाइम है, अंधेरा हो चुका है। और आप जानते हैं बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है, गांव के एरिया की बात हो रही है, तो उस टाइम पर जब दिन ढल जाता है, रात अंधेरा होने लगता है, और वो भी सर्दियों के टाइम में, तो बाहर भी इतनी चहल पहल नहीं होती। इसका मतलब आसपास का जो एरिया है स्पीकर के आसपास का, वो इस टाइम सुनसान है, और वो भी जंगल के रास्ते से होके गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको नॉर्मल चहल पहल करते हुए लोग नहीं दिखेंगे। तो वो स्पीकर कह रहा है कि मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि कहाँ मेरा मालिक अचानक से रुक गया, यहाँ तो कुछ है भी नहीं जिसको देखने के लिए वो रुका है। लेकिन ये स्पीकर ही जानता है कि वो क्यों रुका है। He gives his harness bells a shake. Harness bells वो बेल्ट होती है जो, अगर आपने देखा हो, जो पालतू घोड़े होते हैं उनकी नाक से होते हुए एक बेल्ट उनकी नाक से बांधी जाती है, जिससे जो लगाम होती है, उनकी जो रेन्स होती हैं, उनको पकड़ के रखा जाता है। इससे घोड़े पर कंट्रोल किया जाता है। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसकी नाक से एक बेल्ट बांधी जाती है, जैसे हम हार्नेस बेल्स कहते हैं। तो वो घोड़ा वही हिला रहा है, शेक कर रहा है,
टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, या आपसे कुछ गलती तो नहीं होगी कि गलती से यहाँ रुक गए हो। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। क्योंकि ये एरिया इतना सुनसान है इस टाइम, समय जो हो रहा है, रात का अंधेरा शुरू हो गया है और स्नोफॉल हो रही है, सबसे बड़ी बात है। तो स्नोफॉल में नॉर्मली भी कोई बाहर नहीं निकलता, हम लोग रेनफॉल बारिश हो रही होती है तब भी नहीं निकलते, तो यहाँ तो स्नोफॉल की बात हो रही है, और वो भी गांव का, जंगल का एरिया है, गांव के बाहर का, तो ऑब्वियसली लोग नहीं होंगे इस टाइम पर। स्नोई फ्लेक, डाउनी फ्लेक होते हैं वो जो सॉफ्ट हल्के हल्के से रुई जैसे जो बर्फ के फ्लेक्स गिरते हैं ना आसमान से, उनकी बात हो रही है। तो वो भी यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर इतना सुनसान है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर नहीं है सिवाय हवाओं के चलने का शोर है, और उन फ्लेक्स के नीचे गिरने की जो हल्की फुल्की आवाज़ है सिर्फ वो हो रही है। आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, यही है इमेजरी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा यूज़ करते हैं, जिसमें आप जो पोम रीड करने वाला होता है, जो रीडर होता है, वो अपने दिमाग में, अपनी आंखों को अगर आप बंद कर कर इन लाइंस को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों के आगे वो पूरा सीन आ जाएगा, कैसे कि आप घोड़े पर बैठे हो और आपके सामने जंगल है, पेड़ हैं, और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, अंधेरा होने को है और आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो यही है इमेजरी, इसी पोएटिक डिवाइस को हम इमेजरी कहते हैं। जब आपके दिमाग में एक प्रॉपर इमेज बन जाती है, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की और स्नोफॉल पड़ रही है, हल्के हल्के से स्नो फ्लेक्स जो हैं वो गिर रहे हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं। जब आपकी सेंसेस आपको खुद महसूस कर सकती हैं उन चीज़ों को, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना ही इमेजरी होता है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। आप इस पोम को लिटरली भी ले सकते हैं, वर्ड टू वर्ड भी इसका ट्रांसलेशन करके समझ सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर एक डीप मीनिंग भी है। You can learn a lesson, you can learn the feelings of poet in this poem। जो कि लास्ट का जो स्टैंजा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अगर आप देखेंगे लास्ट जो लाइन्स हैं दो, दे आर रिपीटेड। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। आसपास का नज़ारा आपको पूरी पोम में यही देखने को मिल रहा है कि जितना भी नेचुरल, इस टाइम नेचुरल ब्यूटी जो है वो पोएट को कैप्टिवेट कर चुकी है, उसको इतना अट्रैक्ट कर चुकी है कि पोएट से रुके बिना रहा नहीं गया, जबकि वो किसी और की प्रॉपर्टी में एंटर कर चुका है, विच इज़ नॉट अलाउड, विच इज़ कॉल्ड ट्रेसपासिंग। लेकिन वो इतना सुंदर नज़ारा है कि पोएट से रुका ही नहीं गया स्पीकर से। और लेकिन अब वो ये कह रहा है कि मगर मैं यहाँ हर वक्त नहीं खड़ा रह सकता, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मेरे को बहुत सारे अपने वादे निभाने हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। माइल्स टू गो भी यहाँ पर एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। माइल्स टू गो मतलब बहुत लंबा रास्ता, अभी बहुत लंबी लॉन्ग जर्नी मुझे कंप्लीट करनी है। बिफोर आई स्लीप, अब स्लीप भी यहाँ पर एक मेटाफर की तरह ही है। यहाँ पर स्लीप का मतलब ये नहीं है कि मैं सो जाऊँ, मुझको सोने से पहले बहुत काम पूरे करने हैं। सोने का मतलब है मरने से पहले, अपनी डेथ से पहले, बिफोर माई लाइफ फिनिशेस, उससे पहले मुझे अपने बहुत सारे प्रोमिसेस पूरे करने हैं। आई हैव टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स माई फैमिली, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स माई फ्रेंड्स, जिसके भी प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, पूरी करनी है, अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करने हैं। तो यहाँ पर यही एक लेसन हमें मिल रहा है कि बेशक ये बहुत सुंदर नज़ारा है, लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके रह सकते, आपको अपना मन मारना पड़ेगा, इस सुंदर नज़ारे को छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू मूव ऑन बिकॉज यू हैव टू कीप योर प्रोमिसेस। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने वादे पूरे करने हैं, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। अब आप हर वक्त यहाँ नहीं खड़े रह सकते। तो यही है इस पोम का मीनिंग, और डीप मीनिंग भी यही है लास्ट के और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लास्ट लाइन को 2 बार बोला गया है, इसका मतलब वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पोएट के लिए, स्पीकर के लिए, इसलिए उसने उस बात पर जोर दिया है, उसको स्ट्रेस किया है बाय रिपीटिंग इट।
ओके, तो आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी एक लेसन है कि हम सबको अपने सारे काम पूरे करने हैं, अपनी लाइफ कंप्लीट होने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है। वी हैव टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसके अलावा यहाँ पर इस पोम में लिटरली जो आप मीनिंग लेते हैं उसके अलावा भी एक और मीनिंग है कि कैसे जो नेचर है, हमारा कुदरत है, उसका और हमारी जो सो कॉल्ड सोसाइटी है, हम लोगों का जो भी सब फेक है, जो भी उसमें क्या रिलेशन है। जो नेचर है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आपके मन को शांति मिलती है, पीस मिलती है। यू फाइंड पीस बिकॉज if you notice that the the place where the speaker is stopping right now, उसको वहाँ पर जाकर जो सिरेनिटी मिली है, जो मन में शांति उसको मिल रही है ये नज़ारा देखकर, वो जब वापस उस विलेज में जाएगा या शहर में जाएगा तो वापस वहाँ के शोर शराबे में खो जाएगा। मन की शांति जो है वो आपको नेचर में जाकर ही मिलती है। हम छुट्टियाँ मनाने पहाड़ों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे मन को अच्छा लगता है, हमें वहाँ पर पीस मिलती है, हमारा दिल खुश हो जाता है। तो यही पोएट बताना चाह रहा है कि नेचर जो है वो मन को शांति और पीस देने वाला होता है, और आपकी जो बाकी जो मटेरियल लाइफ है उसमें जाकर सब वहीं धरा का धरा रह जाता है। इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि नेचर को देखने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा, आप आराम से खड़े होके यहाँ पे नज़ारों के, भगवान ने जो नज़ारे दिए हैं आपको, उनके मज़े ले रहे हो। लेकिन अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना है, किसी इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी पे आपको जाना है, घुसना है, तो आपको उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको 100 तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। जबकि नेचर के साथ ऐसा नहीं है। नेचर के लिए आप आराम से आप आइए, इंजॉय कीजिए। तो एक कंपैरिजन है, इसको भी समझिए। यही है, छोटी सी पोम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है क्योंकि नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है। एंड दैट्स ऑल। आई होप आपको ये पोम समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आप इसकी राइम स्कीम देखेंगे तो इट्स लाइक AABA, पहली 2 लाइंस 4th लाइन से हर स्टैंजा की मैच कर रही हैं, फिर नेक्स्ट स्टैंजा में BBCB, फिर CCDC और फिर DDDD। लास्ट के स्टैंजा की चारों लाइंस आपस में राइम कर रही हैं। अगर आप देखें तो स्वीप, कीप, स्लीप, स्लीप, इस तरह से। ठीक है। और पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं इस पोम में? एक तो इमेजरी है, एक पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग को एक उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करके बोलते हैं। ठीक है। जैसे नॉन लिविंग थिंग को नहीं, हम दूसरी लिविंग थिंग्स को भी बोल सकते हैं जो कि ह्यूमन नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर घोड़े के लिए बोला गया कि घोड़ा भी ऐसे अपने मन में सोच रहा होगा। घोड़ा ऑब्वियसली दे कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, बट यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है एक हॉर्स को। और रेपिटेशन, रेपिटेशन आपकी लास्ट की 2 लाइंस जो हैं वो दे आर रेपिटेशन, and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So these are the poetic devices used here. And that's all for the video. Thanks for watching. Bye.